welcome to the law prep tutorial. So we are back again with our one shot, है ना. As usually आपको every month CLAT Express का one shot मिलता था. So we are going to continue that particular thing. और one shot of नवंबर के जो first 15 days है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. 7 to 8 टॉपिक्स आर देयर जो थोड़े इंपॉर्टेंट है. विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट और वेरी इजी वे में जाएंगे बाय फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. और कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, क्या याद होना चाहिए, वी विल डिस्कस दोज पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. तो आई डोंट थिंक आप में से किसी का भी अभी तक का नवंबर मंथ की क्लैट एक्सप्रेस रिमेनिंग होगी. बट इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में नहीं आया, डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट. एंड वो जो 7-8 टॉपिक है वो फटाफट से कर लेंगे. मेजर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ऑब्वियसली हमारी वर्ल्ड कप वाली है. तो फैक्चुअल वाला पार्ट है वो फैक्ट्स कवर करना है, थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमको एक्चुअल में डिस्कस करना है. 2 नेशनल न्यूज़ है हमारे पास, एक साइंस एंड टेक की न्यूज़ है, एक हमारा सबमिट है, एक रिपोर्ट है, एक कन्वेंशन हुआ है और इन्वायरमेंट रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, स्पोर्ट्स का भी पार्ट है. तो 8 टॉपिक्स आर देयर एंड एज यूजुअली मिसलेनियस एंड न्यूज इन शॉर्ट तो आपको कवर अप करने ही करने हैं. तो वेरी जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है बिहार के अंदर 18th जो असेंबली इलेक्शन है उसके रिजल्ट है और उसके थ्रू. तो पहले हम बेसिक थिंग समझ लेते हैं कि किस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर वर्क करता है. देखो नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर के 2 ही कंपोनेंट होते हैं. एक स्टेट के अंदर जो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसके इलेक्शंस हुए हैं अभी रिसेंटली, वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर. इंडिया के 28 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है स्टेट लेजिस्लेचर. लेकिन एक और हाउस होता है फ्यू पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर जिसको रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन वो हर जगह पे नहीं है, इंडिया में ओनली 6 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. नाउ अगर एक ऐसा स्टेट जहां 2 हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं वहाँ लेजिस्लेटिव जो अगर स्टेट लेजिस्लेचर है उसके 2 कंपोनेंट नहीं 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, गवर्नर, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन नॉर्मली एज इट इज़ नॉट देयर इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर स्टेट, तो उस केस में अगर आपको पूछे कि नॉर्मली जनरली हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर या पार्ट्स और ऑर्गन्स आर देयर इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो एक तो असेंबली होता है और दूसरा हमारा गवर्नर होता है. तो एवरी ईयर असेंबली में इलेक्शन होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, है ना. काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, जैसे राज्यसभा के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस आर देयर, फ्यू परसेंट नॉमिनेटेड भी होता है. एग्जैक्टली वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है जहां डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं. लेकिन लाइक लोकसभा, स्टेट असेंबलीज आर देयर जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. तो बिहार में वही हमारे डायरेक्ट इलेक्शन थे. तो 243 सीट्स पे ओवरऑल इलेक्शंस हुए थे और वो 243 सीट्स के अंदर हमने देखा 202 है ना 202 सीट्स के ऊपर हमारा जो है एक मेजॉरिटी देखने को मिला एनडीए गवर्नमेंट का. एनडीए का फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जामिनर कैन आस्क यू द फुल फॉर्म. एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना. तो फुल फॉर्म इज देयर. कितना सीट मिला आउट ऑफ 243? 202 इज द नंबर ऑफ सीट जो एनडीए को मिला. तो इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी है. दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम 89 सीट्स मिली है और सेकंड नंबर पे जेडीयू आता है हमारा 85 सीट्स के साथ, है ना. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है फाइनल टैली, सारा याद नहीं करना है, मेजरली लिखा तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. बट इफ़ यू वांट टू कवर मेजर थिंग्स तो आपको सिर्फ 4-5 जो मेजर पार्टी है उसको गो थ्रू कर लेना है. जैसे बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, एलजेपी हो गया, आरजेडी, कांग्रेस एंड ऑल, इस तरह के थिंग्स को कवर करना है ना. नाउ ये बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी याद रखना है. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द असेंबली, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द काउंसिल, बिकॉज बिहार इज वन ऑफ द स्टेट आउट ऑफ 6 जिसके अंदर काउंसिल एग्जिस्ट करती है. तो ये पूछ सकता है ऑब्वियसली, नेम्स पूछ सकता है, साथ में नंबर ऑफ सीट्स भी पूछ सकता है. एंड लोकसभा एंड राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं. बिहार में ये 18th इलेक्शन है. फॉर द फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे वो 1952 के अंदर देखने को मिला था. एंड बाकी फैक्ट्स है हमारे, गवर्नर कौन है, फर्स्ट सीएम कौन था. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा सीएम जो प्रेजेंट है दैट इज नीतीश कुमार जी. तो नीतीश कुमार जी अभी 10th टर्म के लिए बने हैं. तो ये याद रखना है, अभी वाला जो टर्म है वो उनका 10th टर्म है. इससे प्रायर जब ओथ लिया था, आई थिंक सो 15 नवंबर के बाद उन्होंने ओथ लिया, तो उससे प्रायर तक वो 9th टर्म उनका था. अब वो एग्जामिनर ने ऑब्वियसली जो पेपर बनाया होगा रिगार्डिंग दैट, इफ एग्जामिनर इज गोइंग टू सेलेक्ट दिस टॉपिक, तो याद रखना प्रायर टू दिस इलेक्शन या प्रायर टू दिस पर्टिकुलर टर्म्स ओथ वो 9 टाइम बने हैं. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना, पैसेज को ध्यान से रीड करना, वो क्या पूछ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग 9th और 10th मार्क करना. ये इनका 10th टर्म है एज एन सीएम, है ना. और इससे प्रायर 9 टाइम्स रह चुके हैं. फिर स्पीकर्स एंड ऑल देयर वो याद करना है. एज आई टोल्ड यू कि
देर आर 6 स्टेट्स जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो उसके नाम भी लिख रखे हैं कहाँ कहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है ना, ये आपको याद रखना है। बेसिक पार्ट रिगार्डिंग द बिहार इलेक्शंस। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर आता है। तो आई टोल्ड यू देर आर 3 कंपोनेंट, और जनरली 2 ही होते हैं, गवर्नर एंड असेंबली। और दो स्टेट हैविंग 6 दो स्टेट हैविंग सेकेंड हाउस काउंसिल ऑल्सो, तो वहाँ पर 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ कहाँ है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम दिस आर्टिकल 168 से 212 तक ये मेंशन है, जहाँ पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन है ना, कितने लोग होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, क्या टर्म रहेगा, क्या पावर होगा, वो सब मेंशन है। तो आपको याद रखना है इस बेसिक पर्टिकुलर पार्ट को, इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है, इस तरह के बेसिक पार्ट आ सकते हैं। इट इज ऑलरेडी कवर्ड, 22 स्टेट के अंदर यूनिकैमरल सिस्टम है, यानी कि सिंगल हाउस एग्जिस्ट करता है, और 6 स्टेट्स आर देयर जहाँ पर 2 पर्टिकुलर हाउसेज है, ये आपको कवर करना है ना। फिर नाम भी लिखा हुआ है, विधान परिषद एंड ऑल, ये कवर हो जाएगा इजीली। फिर बिहार की रिगार्डिंग कुछ जीके के फैक्ट्स है ना। बिहार जो है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो लास्ट टाइम अगर जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन थे तो लद्दाख की कैपिटल पूछ ली थी, है ना। तो इस बार पूछ सकता है बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस मार्च 22 को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज बिहार एज अ प्रोविंस, एज अ स्टेट फॉर्म हुआ था इन 1912 के अंदर, तो वो बिहार दिवस की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। कैपिटल इज पटना। पॉपुलेशन नंबर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्लेस पूछा जा सकता है हमसे, है ना। एरिया में एरिया इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन वंस अगेन परसेंटेज एरिया या फिर जो कौन से प्लेस पर आता है वो पूछ सकते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, 38 डिस्ट्रिक्ट्स। हाई कोर्ट कहाँ है, ऑब्वियसली कैपिटल में पटना। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, ये याद रखना है ना। तो प्लेसेस वगैरह जो है ना, ये इंपॉर्टेंट। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर 1 पर है, लेकिन डेकेडेड ग्रोथ में 6 प्लेस के ऊपर आता है, वैसे चीज़ों को कवर अप करना है। ये बॉर्डर शेयरिंग हमारे स्टेट्स हो गए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया। और इन द वर्स्ट केस सिनारियो कि सर हमारी किस्मत खराब है टाइप का पार्ट आ जाए, तो फिर आपको वो ये फैक्ट भी पूछ सकता है। नॉर्मली तो ये जो है ना 4 से ऊपर जितने फैक्ट लिखे उन पे आने के चांसेस है, लेकिन लक हमारा ही खराब हो, हमसे बदला लेना हो, तो चांसेस आर देर कि वो ये पूछ लेगा नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है या ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है ना। तो कंफ्यूज तो यहाँ होता है, नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण है ना भाई, किसी को ऑप्शन में याद भी हो तो कहेगा वेस्ट है, तो मतलब वेस्ट में होगा, तो वो तो आप आंसर ही नहीं आएगा। तो इस वजह से ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए 1 स्टेप अहेड ऐड किया है। नॉर्मली तो कंसोर्टियम यहीं पर फोकस करने वाला है, लेकिन क्या पता बाई चांसली ऐसा कुछ भी आ जाए, है ना। इस वजह से ये चीज़ें ऐड की है, तो एक बार गो थ्रू कर लेनी है। फिर कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो देखो लेजिस्लेचर इज एग्जैक्टली लाइक लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर 5 ईयर का टेनर होता है, इनका टेनर भी 5 ईयर का रहता है। लोकसभा की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हमने पढ़ी है 550, है ना। ये मैक्सिमम सीट, और लोकसभा क्योंकि एक ही है तो मिनिमम सीट्स तो होती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टेट 28 है, यानी कि 28 असेंबलीज है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों लिमिट होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 500, किसी भी स्टेट असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 500, लेकिन मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 60 होती है किसी भी स्टेट में। लेकिन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिक्किम तो बाद में ऐड हुआ, गोवा तो बाद में ऐड हुआ, वहाँ तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि 60 बने। तो उनके लिए हमने अलग से एक पॉइंट ऐड किया कि इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स मिनिमम नंबर जो स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होगा वो 60 नहीं होकर के 30 होगा। लेकिन इट डजेंट मीन कि सिक्किम में या गोवा में या अरुणाचल प्रदेश में 30 मेंबर है, ये तो मिनिमम नंबर है ना। यहाँ स्मॉलेस्ट जो स्टेट आता है वो हमारा ये आता है सिक्किम, स्टेट विद द मिनिमम नंबर ऑफ सीट, 32 सीट्स आर देयर इन सिक्किम। लेकिन मिनिमम, मैक्सिमम तो लिखी नहीं ना, मैक्सिमम तो 500 हो सकती है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम थी सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की, सर 60 तो पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर हमने उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके लिखा कि फॉर दीज 3 स्टेट्स मिनिमम नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 30 होगी। 30 से ज़्यादा तो हो ही सकती है। तो अगर आपको पूछे स्टेट्स विद द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो सिक्किम इज द राइट आंसर, 32 सीट्स है यहाँ पे। गोवा के अंदर 40 सीट्स देखने को मिलता है। स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो हमारा सीट है वो यूपी के अंदर है, 403 सीट्स आर देयर। कितनी सीट्स है, 403 सीट्स आर देयर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर कभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग भी हुआ करते थे, लोकसभा के अंदर 2 थे, स्टेट के अंदर 1 था, बट वो हमने अबॉलिश कर दिया बाय कौन सा अमेंडमेंट, 104, ये तो याद होगा, 104 अमेंडमेंट 2019 के थ्रू हमने ये रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लोकसभा एंड असेंबली दोनों ही अबॉलिश कर दिया, ये याद करना है। असेंबली का टेन्योर इज 5 ईयर, एग्जैक्टली लोकसभा जैसा होता है, बट हम 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। सेंटर के केस में ये काम प्रेसिडेंट करता है, स्टेट के केस में ये काम गवर्नर करेगा।
इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला। तो देखो याद ये रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ये तो पता चल गया हमको कि ओवरऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स के अंदर है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एग्जिस्ट करता है हमारा, उसमें जो नॉमिनेशन होता है वो कितना है। तो जैसे राज्यसभा में भी नॉमिनेशन आर देयर, वो है हमारा 12 मेंबर और वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर गवर्नर करेगा, लेकिन 1/6 ऑफ ओवरऑल हमारे पर्सन जितने भी स्ट्रेंथ है हमारी। जैसे राज्यसभा की एक स्ट्रेंथ है, फिक्स स्ट्रेंथ है स्टेट, क्योंकि काउंसिल जो है वो 6 स्टेट्स में है, तो यहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम नंबर रहेगा। तो वट एवर द नंबर इट इज रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका 1/6 ही गवर्नर नॉमिनेट करता है, बाकी 5/6 इलेक्टेड होते हैं, है ना। ये याद रखना है, इलेक्टेड नॉट बाय अस, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय दिस मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम होता है। जब हम खुद डायरेक्ट वोट करते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इस मेथड के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है, ये याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, गवर्नर नॉमिनेट करता है फ्रॉम 5 फील्ड्स, प्रेसिडेंट जैसे राज्यसभा में करते हैं ना, तो 4 फील्ड से करते हैं, LASS लास, लिटरेचर, आर्ट, फिर हमारा साइंस एंड सोशल सर्विस। लेकिन यहाँ गवर्नर के केस में एक फील्ड एक्स्ट्रा आती है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। ये याद रखना, इसी में मेंशन्ड है, डोंट वरी, वो आपको कवर होना चाहिए। तो ये चीजें पूछी जा सकती है, तो बिहार रिलेटेड चीजें पूछे तो भी कवर्ड है, और अगर स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग कोई चीज पूछ ले वो भी कवर्ड है। अब क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में चीजें आ सकती है, बिहार में इलेक्शन है तो SIR इज देयर, तो SIR उसको मर्ज कर सकता है, वो SIR इज ऑलरेडी देयर इन द अक्टूबर मंथ का क्लैट एक्सप्रेस, तो वहां से रिवाइज कर लेना है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इसके साथ, या अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो रहता है रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑल, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन द SIR वाला टॉपिक, तो उसको प्रॉपर रिवाइज कर लेना है ना, ताकि कोई पार्ट मिस नहीं हो जाए। सेकंड जो पार्ट आ रहा है हमारे पास वो है जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट। नाउ जस्टिस सूर्यकांत इज हमारा चीफ जस्टिस, है ना। अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो वो ओथ ले चुके हैं, है ना। जब ये टॉपिक फॉर्म हुआ था, क्लैट एक्सप्रेस आई होगी, तब तक ओथ नहीं लिया होगा, लेकिन अब ये ओथ ले चुके हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत इज नाउ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने ओथ लिया है। और किसके प्लेस पर आए हैं, किसको सक्सीड किया है, तो BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई को किया है। और भूषण रामकृष्ण गवई हमने आई थिंक अप्रैल या मई में कवर किया था। वो फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकंड SC जज ऑफ इंडिया है। फर्स्ट का नाम क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई फर्स्ट जो हमारे SC जज थे उनका नाम क्या था, है ना। और इन्होंने ओथ ले लिया है। इनका टेन्योर अराउंड हमारा जो है 18 मंथ के अराउंड रहने वाला है, तो काफ़ी लॉन्गर टेन्योर के लिए रहेंगे ये, है ना। तो आपको मंथ वगैरह तो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ डेट वगैरह पूछी जा सकती है। फिर इनके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लिखा जरूर है। लिखा इसीलिए है कि देखो पास्ट में एक बार जब इस तरह के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में थी ना, तो उन्होंने डेट पूछ ली थी कि उनकी डेथ कब हुई, शेख मुजीबुर रहमान की। तो क्या पता इस तरह के ऑड क्वेश्चन उसको जब प्रेजेंट करना है तो पूछ ले जस्टिस सूर्यकांत का बर्थ कब हुआ, है ना, या कहाँ हुआ। इस वजह से ये फैक्ट लिख दिए। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट जिसपे लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो ये थे एडवोकेट जनरल। जैसे होता है ना अटॉर्नी जनरल एट सेंटर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, वैसे ही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट को कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो ये एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के, ये याद रखना है। एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के, और हरियाणा के यंगेस्ट एडवोकेट जनरल थे। एज याद नहीं करनी है, लेकिन याद रखना है कि हरियाणा के ये यंगेस्ट एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उसके बाद ये जज बने थे। तो जज कहाँ बने थे, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन जो CGI सॉरी जैसे चीफ जस्टिस बने, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। तो किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो हिमाचल प्रदेश के, कंफ्यूज नहीं होना। जज बने तो वो था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, लेकिन जब चीफ जस्टिस बने तो फिर वो हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, है ना, ये याद रखना है। नालसा के अभी ये पेट्रोन इन चीफ है, क्योंकि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो पेट्रोन इन चीफ होता है नालसा का। इससे प्रायर ये जो है हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे नालसा के, है ना। अब तो ये पेट्रोन ऑफ चीफ हो गए, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ओवरऑल अपॉइंटमेंट होता कैसे है ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो एक बॉडी है जिसका नाम है कॉलेजियम। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है अंडर आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 कि प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की केस में सेम चीज मेंशन है। तो प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इन कंसल्टेशन विद द CGI, अगर CGI को अपॉइंट नहीं करना है, प्लस अदर जजेस। लेकिन वो अदर कितने वो मेंशन नहीं है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने एक चीज पढ़ी है कि ओवरऑल
प्रेसिडेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम कहेंगे वही प्रेसिडेंट को फॉलो करना है। बट दिस लाइन इज सेइंग कि जब जज को अपॉइंट करना है तो सीजीआई एंड अदर जजेस से पूछना पड़ेगा, तो बात किसकी मानेंगे? इसको लेकर के एक नहीं 4 केस हुए हैं पास्ट में। एक है फर्स्ट जजेस केस हमारा 1981 वाला, जिसको एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं, एक सेकंड जजेस केस है 1993 वाला, एक थर्ड जजेस केस है 1998 वाला, और एक हमारा 2015 वाला नालसा वाला सॉरी एनजेक वाला पर्टिकुलर केस है। तो फर्स्ट जजेस केस में क्वेश्चन उठा कि बात माननी किसकी है? जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे, कंसल्ट करेंगे विद द सीजीआई एंड अदर जजेस, तो किसकी बात मानेंगे? जुडिशरी की बात मानेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, किसकी बात मानेंगे? तो कोर्ट सेड इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट, फर्स्ट जजेस वाले पर्टिकुलर केस में, कि देखो एग्जीक्यूटिव की ही बात मानी जाएगी। एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन जुडिशरी। जुडिशरी से सिर्फ कंसल्ट करोगे, जुडिशरी की एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस, ये बोला उन्होंने। लेकिन यहाँ कंसर्न है भाई, कह तो दिया ठीक है, बहुत नैरो डेफिनेशन दे करके आपने कह दिया यहाँ तो हमारा एग्जीक्यूटिव की बात मानोगे, लेकिन व्हेन एग्जीक्यूटिव की बात मानोगे तो एग्जीक्यूटिव का ये तो इंटरफेरेंस हो गया इनटू द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। भाई अपॉइंटमेंट प्रोसेस में आपका अगर इंटरफेरेंस है तो आप तो जुडिशरी को हाईजैक कर सकते हो ना, तो ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आर्टिकल नंबर 50 में क्लियर मेंशन है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इस चीज को चैलेंज किया सेकंड जजेस केस ने हमारा 1993 के अंदर, और कोर्ट ने अपना ही जजमेंट रिवर्स करके कह दिया नहीं, जुडिशरी की बात मानेंगे, यानी कि सीजीआई एंड अदर जजेस की। एक बात उन्होंने और कही, अदर कितने, है ना, अदर कितने, तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी के अंदर तो सीजीआई तो है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सीजीआई के साथ साथ में 2 और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, है ना, उनकी बात मानोगे। लेकिन सुप्रीम एडवाइस किसकी रहेगी, यहाँ एक और कंसर्न करके, बिकॉज उन्होंने ये मेंशन किया कि सीजीआई और 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानेंगे, लेकिन एडवाइस किसकी पावरफुल रहेगी, किसकी बात फाइनलाइज मानी जाएगी? सीजीआई की। अब एक बात बताओ, 1+2 3 मेंबर की एक बॉडी बनाई और कह दिया कि भैया सिर्फ एक की बात मानी जाएगी, तो इज देयर एनी सेंस कि बाकी 2 से कुछ पूछने की कोई मीनिंग भी है क्या? बट सीजीआई वांट टू अपॉइंट समवन, बाकी 2 कह रहे हैं नहीं, तो मेजॉरिटी इज फेवरिंग नो, लेकिन बात सीजीआई की मान रहे हो। रिवर्स मान लो, सीजीआई डोंट वांट टू अपॉइंट समवन, लेकिन बाकी 2 चाहते हैं, तो भी सीजीआई की बात ही मान रहे हो, तो ये रॉन्ग हो गया। ये ग्राउंड बना थर्ड जजेस केस का, एंड थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को तो फिर से अपहेल्ड किया कि एग्जीक्यूटिव की नहीं, जुडिशरी की बात मानी जाएगी। बट यहाँ उन्होंने चेंज कर दिया ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में, इन दिस पर्टिकुलर केस, और दे सेड कि सीजीआई के साथ साथ ना 2 नहीं 4 जजेस से पूछना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस से। ये आज कॉलेजियम की स्ट्रेंथ है, सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस। और कहा कि ये जो बाकी 4 मेंबर्स है ना हमारे, इसमें से 2 का सपोर्ट नहीं चाहिए, 3 का सपोर्ट चाहिए। इट मीन सीजीआई प्लस 3 मेंबर होंगे तभी नाम आगे जाएगा। अगर आउट ऑफ 4 रिमेनिंग 4 में से, सीजीआई के अदर देन 4 में से कोई 2 मेंबर भी नो कह दे, तो रिजल्ट इज मेजॉरिटी 3:2, लेकिन वो नाम नहीं जाएगा। इट मीन्स कि सीजीआई को कम से कम आउट ऑफ 4 3 मेंबर का सपोर्ट रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसने सीजीआई की सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया, है ना, और पॉपुलर वोट्स को प्रमोट कर दिया। तो ये थर्ड जजेस केस का पार्ट था। फिर गवर्नमेंट लेकर आई एनजेक नाम का एक सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सेड के 6 मेंबर की एक बॉडी बनेगी, जिसके अंदर सीजीआई होंगे, 2 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, एक हमारे लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। और ये 6 लोग मिलकर के क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे टू रिप्लेस द कॉलेजियम। कॉलेजियम को रिप्लेस कर दिया एनजेक के थ्रू, 99th अमेंडमेंट किया था, अब इसको वंस अगेन चैलेंज कर दिया, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज देयर, लॉ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव इज देयर इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो उसको चैलेंज किया, तो वो 4 जजेस केस का ग्राउंड बन गया। कोर्ट सेड एनजेक यानी कि 99th अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आज भी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉलेजियम के थ्रू। तो ये जो कॉलेजियम नाम की बॉडी है, जिसमें एट प्रेजेंट 5 मेंबर है, 1+4 से याद करना, सीजीआई प्लस 4 अदर मेंबर, वो नाम रिकमेंड करते हैं। ये नेम डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, ये नेम लॉ मिनिस्टर के पास जाता है। लॉ मिनिस्टर अगर उसको यस कहते हैं तो वो पीएम के पास जाता है, पीएम अगर उसको यस कहते हैं तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। लेकिन लॉ मिनिस्टर या पीएम उसको रिटर्न कर दे तो कर सकते हैं, इट इज अलाउड, लेकिन ओनली फॉर वंस। अगर सेकंड टाइम सेम नाम या कोई डिफरेंट नेम वापस से आता है थ्रू द कॉलेजियम, है ना, वैसी सेम चैनल से, तो अब नाउ कंसल्ट साइन करना इज कंपल्सरी, यू कैन नॉट रिटर्न इट अगेन। तो रिकंसिडरेशन ओनली वंस अलाउड है ना, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ऐसे अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी ये बने हमारा। और एक पॉइंट और याद रखना
सीजीआई के केस में, नॉट जज सुप्रीम कोर्ट के केस में, सीजीआई नेक्स्ट वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक कन्वेंशन है, नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि सीनियर मोस्ट पर्सन को ही बनाओगे एज अ नेक्स्ट सीजीआई। लेकिन सेकंड जजेस केस में हमने एक नॉर्म को क्लियरिफाई कर दिया कि दिस इज द थिंग, कन्वेंशन, ट्रेडिशन वी आर गोइंग टू फॉलो। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो यू कैन रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर नेम, कोई कंसर्न नहीं है, सीनियरिटी को ब्रेक कर सकते हो, बट नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट रहेगा वही बनेगा, और टिल डेट वही चल रहा है हमारा कंटिन्यूसली। हाँ, 2 बार ब्रेक भी हुआ है, लेकिन वो दोनों उस जजमेंट से प्रायर हुआ था, दोनों ही इंदिरा गांधी के टेन्योर के अंदर हुए थे, तो सीनियरिटी को ब्रेक नहीं किया है फिलहाल के लिए। तो ये कन्वेंशन है, ये याद रखना है। तो ये इंटायर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। आई डोंट थिंक किसी को सॉरी इसमें कोई प्रॉब्लम वही होगी। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक है, सुप्रीम कोर्ट कब बना, कब इनॉग्रेट हुआ, तो ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 26 जैन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के साथ होता है, लेकिन इनॉग्रेशन वर्किंग 2 दिन बाद स्टार्ट होती है ना, जैन 28 को, है ना, ये याद रखना है। फिर ये कहाँ मेंशन है, पार्ट 5 में मेंशन है, दिस इज द आर्टिकल रेंज। फिर फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन था, तो वो सब फैक्ट्स यहाँ पे लिख दिए, पहले भी क्लियर एक्सप्रेस में आए हैं, वही सब कंबाइन करके मेंशन कर दिया ताकि आप चीज़ों को कवर कर सको। एंड प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट इज अ सक्सेसर ऑफ द ब्रिटिश टाइम पीरियड का फेडरल कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना था 1973 में, उसी का ये सक्सेसर है, ये याद रखना है आपको, है ना। ये बेसिक पार्ट है। आज कितने जजेस है, 1+33 यानी 34 जजेस है। ओरिजिनली 8 यानी 1+7 हुआ करते थे। ये जो नंबर चेंज हो रहे हैं, 8 से 33 हो गए, 8 से 34 हो गए, और आगे हो सकता है फ्यूचर में और इंक्रीज होंगे। ये कौन कर सकता है, ये काम पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उसको तो गो थ्रू कर लेना। फिर वो क्वालिफिकेशन की कंडीशंस है, वो इलेक्शन कब कब हुआ है, सीनियरिटी का वो फैक्ट्स लिख दिए, है ना। साथ में कंट्रोवर्सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जजेस केस भी वेल कवर्ड है हमारे, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को, इजीली ये टॉपिक कवर हो सकता है हमारा। ना चलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विज्ञान पुरस्कार। क्या है विज्ञान पुरस्कार? देखो, इंडिया में पहले साइंस के लिए अलग अलग तरह के अवार्ड हुआ करते थे, बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई देखो, अब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइप का अवार्ड लेकर आएंगे, है ना, अलग अलग टाइप के अवार्ड लाने का कोई सेंस नहीं है। तो सबको कंबाइंड करके फिर उन्होंने एक अवार्ड निकाल दिया, नाम रख दिया राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार। उसमें 4 कैटेगरी बना दी। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, ये हमको याद रखनी है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट अवार्ड है वो हमारा विज्ञान रत्न है ना, तो ये नाम याद रखना, विज्ञान रत्न, है ना। इस बार किसको मिला, तो ये पर्सन है जिनको इस बार मिला, फिजिक्स की फील्ड में मिला, क्योंकि ओवरऑल ये 13 फील्ड्स में मिलता है, इस बार फिजिक्स की फील्ड के अंदर ये मिला है, ये याद रखना है। लास्ट ईयर इसको अनाउंस किया था, यानी कि 2024 में फर्स्ट मिला था, ये सेकंड है ना, तो 2024 में जो फर्स्ट मिला था हमारा वो जी पद्मनाभन को मिला था इन साइंस एंड टेक की कैटेगरी, इस बार फिजिक्स की कैटेगरी के अंदर मिला है। फिर एक और आता है जिसको कहते हैं हमारा विज्ञान टीम, है ना, विज्ञान टीम मिला है। विज्ञान टीम किसको मिला है, सीएसआईआर की एरोमा टीम को मिला है। ये क्या है सीएसआईआर एरोमा टीम? एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये हमारा मिशन लेकर आए थे कि फ्लोरिकल्चर को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर, मेजरली लेवेंडर एंड ऑल, है ना, इन सबको प्रमोट करेंगे, इसीलिए उसका नाम भी रखा लेवेंडर रिवोल्यूशन। और फिर उसके बाद उसको नॉर्थ ईस्ट वगैरह तक एक्सटेंड किया। ये इसने लीड किया था, इस वजह से इस बार इसको ये अवार्ड मिला है सीएसआर अरोमा टीम को, है ना। लास्ट ईयर मिला था ये अवार्ड चंद्रयान की टीम को, क्योंकि हम मून पर लैंड हुए थे, है ना, सक्सेसफुली, तो इस वजह से उसको मिला था। और 2 कैटेगरी और होती है, एक है विज्ञान युवा और एक है विज्ञान श्री। सिर्फ नंबर से याद रखना कि कितने कितने मेंबर्स को मिला, क्योंकि नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, पहले एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हुआ करता था, उस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को ही इसने रिप्लेस किया है, क्योंकि युवा साइंटिस्ट की जो बात हो रही है ना, वो लेस देन 45 ईयर ऑफ एज की बात कर रहा है। अब ये मत सोचना 45 ईयर्स के तो मतलब क्या ही युवा होता है, साइंटिस्ट युवा ही होता है, बिकॉज साइंटिस्ट बनते बनते टाइम लगता है उसको। पहले वो पढ़ेगा, है ना, ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, इन सब केसेस वो पीएचडी करेगा, है ना, जब तक उसका एज ही 30 के अराउंड हो जाएगा, 28-30 के अराउंड, फिर जाके उसकी जॉब लगेगी, फिर वो एक्सपीरियंस करेगा, रिसर्च करेगा, कुछ रिमार्केबल करेगा। तो युवा साइंटिस्ट जो है हमारा, वो लेस देन 45 पर ही मिलता है। पहले बस ये अवार्ड मिलता था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के नेम पर, जो फाउंडर ऑफ दिस बॉडी सीएसआईआर थे, और अब ये अवार्ड विज्ञान युवा के नाम से मिलता है। क्राइटेरिया है सेम, नाम चेंज कर दिया, है ना। तो 4 कैटेगरीज आर देयर, विज्ञान हमारे रत्न पुरस्कार, विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होगी, ये याद रखनी है आपको। इसके बाद
ये न्यू सेटअप रूल ये तो हो गया कवर हमारा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हम इंटायर जितने भी साइंस एंड टेक के अवार्ड्स वगैरह उन सबको यूनिफाई करें और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर चीज़ों को मैनेज करें। याद ये रखना है इसके अंदर आपको कितनी फील्ड में मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया 13 फील्ड में मिलता है, ये चीज़ लिखी है। 4 कैटेगरीज आर देयर, वो 4 कैटेगरीज यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी है ना। विज्ञान रत्न एक ईयर में 3 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता है, विज्ञान श्री 25 को, विज्ञान युवा जो है हमारा वो लेस देन 45 वाले पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें गो थ्रू कर लेनी है। और क्योंकि CSIR एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है तो उसके बारे में फैक्ट लिख दिए ताकि आप चीज़ों को गो थ्रू कर सको, है ना। फिर ये अनाउंस कब होते हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अनाउंस होते हैं एक फिक्स डे पे। कौन सा डे है, May 11, जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो लिखा हुआ बॉक्स के अंदर, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इस दिन हमने पोखरण 2 किया था, और भी चीज़ें की थी लेकिन पोखरण 2 हुआ तो प्रोमिनेंट, है ना। इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ करता था जिसको ऑपरेशन शक्ति कहते थे, वो May 11 को हुआ था इन 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वाज देयर देन, उन्होंने कहा कि हम इसको एज ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करेंगे। ये सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट कब होता है, प्रेजेंट 23 अगस्त को होता है, नेशनल स्पेस डे पर, जब हम मून पर लैंड हुए थे ऑन साउथ पोल, है ना। फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पर लैंड हुई, नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन ओवरऑल हम फर्स्ट कंट्री थे जो साउथ पोल पर लैंड हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम गए थे 2023 में, इसलिए विज्ञान रत्न टीम का अवार्ड चंद्रयान को टीम को मिला था। और मोदी गवर्नमेंट डिक्लेयर, प्रेजेंट वाली गवर्नमेंट हमारा, कि दिस डे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे। फिर एक साइंस डे भी आता है, अगर आपको याद है तो बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन कि साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना। साइंस डे जो है हमारा वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ये नेमिंग एंड ऑल कौन सेलेक्ट करता है, ये भी पूछ सकता है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक जो एडवाइजर है गवर्नमेंट इंडिया के, वो सेलेक्ट करता है। अभी कौन है, तो नाम लिख दिया है अजय कुमार सूद, है ना। एक प्रवीण सूद पढ़ा था, वो तो हमारे CBI के अंदर पढ़ा होगा आपने। ये है हमारे अजय कुमार सूद, है ना। ये है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एज ऑफ नाउ। एरोमा मिशन क्या था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गो थ्रू कर लेना। फिर क्योंकि ये फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड है, तो एक मिशन ऑलरेडी रन कर रहा है अम्ब्रेला स्कीम, जिसका नाम है हमारा MIDH मिड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उसके कुछ की पॉइंटर्स है, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, है ना, ताकि कोई पार्ट मिस नहीं हो जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, आई थिंक सो 22 एशियान समिट आता है। यस, तो देखो एशियान इज ऑलरेडी देयर, प्रीवियस क्लैट एक्सप्रेस में है, लेकिन हाँ इस बार कुछ की इंपॉर्टेंट थिंग्स है तो एक बार वो गो थ्रू कर लेना इज गुड। तो देखो एशियान जो है वो 1967 में बना, 8 अगस्त को। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, उसके बाद 5 और ऐड हुए, सबसे लास्ट में ऐड हुआ था प्रायर टू द रिसेंट एडिशन हमारा कंबोडिया, वो हुआ था 1999 में, ठीक है ना। वो तब से उसका एक्सपांशन नहीं हुआ, 1999 में वाज द लास्ट एडिशन, लेकिन अब इतने साल बाद उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है, दैट इज तिमोर लास्ते। इस वजह से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तिमोर लास्ते इंडोनेशिया का पार्ट कभी पास्ट में रहा होगा, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन प्रायर टू बिकमिंग पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया अगेन, वो एक पुर्तगीज कॉलोनी था, फ्रेंच नहीं, पुर्तगीज कॉलोनी हुआ करता था। बाद में जब पुर्तगीज वहाँ से गए तो वापस इंडोनेशिया का पार्ट बना, फिर बाद में इंडोनेशिया से अलग होकर के एक सेपरेट कंट्री बन गया। उसमें भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट की एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो कभी हम क्लास वगैरह में डिस्कस करेंगे टाइम मिलेगा तो, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। आपको याद ये रखना है कि नाउ 11th मेंबर इज तिमोर लास्ते, जो 21st सेंचुरी का फर्स्ट हमारा रिपब्लिक स्टेट है या न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट है। लेटेस्ट नहीं है, सबसे लेटेस्ट तो साउथ सूडान है, 2011 में बना था। लेकिन ये जो हमारा तिमोर लास्ते 21st सेंचुरी का फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये समिट कौन से नंबर का है, तो ये समिट हमारा 47वें नंबर का है। कहाँ हुआ, मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर हुआ। नाम याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि इसके PM कौन है। और ये समिट एनुअल नहीं होता है, ईयर में ट्वाइस, 2 बार होता है। तो 46 भी जो है वो यही हुआ था, 47 भी जो है वो यही हुआ, ये याद रखना है। नेक्स्ट ईयर यानी 48 तो 49 कहाँ होंगे, तो फिलीपींस के अंदर होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार की थीम क्या थी, तो वो थीम याद रखनी है आपको, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब क्योंकि एशियान में इंडिया इज नॉट अ मेंबर, तो एशियान के मेंबर्स के साथ डिस्कशन के लिए अलग से एक एनुअल समिट होता है जिसका नाम है एशियान इंडिया समिट। तो ये एशियान इंडिया का 22nd समिट था। कौन सा समिट था,
22nd समिट था और मोदी जी का ये 12th अपीयरेंस था। मोदी जी को 12 ईयर हो गए, कंटिन्यू चल रहा है हमारा 12th ईयर, तो ये 12th अपीयरेंस था। लेकिन इस बार ये वर्चुअली गए थे ओनली, गए थे वर्चुअली गए थे ओनली, ये याद रखना है। तो ये एनुअल समिट है हमारा और ये ईयर में ट्वाइस होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके अलावा एक समिट और होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो 2005 से कंटिन्यू हो रहा है, जिसको कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में एशियान के 10 और बाकी फ्यू मोर मेंबर्स आर देयर, वो इसका पार्ट है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, तो 10 + 8 मोर मेंबर्स आर देयर, 18 मेंबर का एक समिट होता है जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट, तो ये भी हुआ था, 20 नंबर का समिट था, ये याद रखना है ना। इसके अलावा एक छोटी मोटी चीज, अगर हमारी किस्मत खराब रहे तो चांसेस आर देयर को पूछ सकता है, जैसे कि एशियन समिट का जो प्लेनरी मिशन हुआ था, हमारा मीटिंग हुआ था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये नाम है, ये याद रखना है। यूरोपियन काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन था, IMF का था, एंड मार्क कार्नी जो कनाडा के PM है वो चीफ गेस्ट थे इसमें। बाई चांस इस तरह की चीज़ें पूछ लें ना। नेक्स्ट पार्ट आता है इस समिट के अंदर क्या की थिंग्स हुई। तो एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि तिमोर लास्ट बिकम अ मेंबर। इसके अलावा फ्यू मोर थिंग हुई, क्योंकि हर जगह जहाँ भी समिट होता है तो ऑब्वियसली एक डिक्लेरेशन आता है। इस बार भी एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है कुआलालंपुर डिक्लेरेशन, जिसने रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग जो कमिटमेंट्स किए तो उसको रीट्रीट किया। भाई साउथ चाइना सी, जब हम एशियान की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ चाइना सी वाला पर्टिकुलर पार्ट। और साउथ चाइना सी में टू मैनी डिस्प्यूट्स आर देयर, मेजरली जो आइलैंड है वो पूरा ओशनिक जो पूरा रीजन है वो चाइना क्लेम करता है हमारा। तो उस वजह से दे आर प्रमोटिंग कि हम रीजनल पीस को, सिक्योरिटी को अगर प्रमोट करेंगे, तो इस चीज़ को रीट्रेड किया। फिर एशियन मिनरल डेवलपमेंट विजन भी इन्होंने अनाउंस किया कि इन दिस पर्टिकुलर इंटायर रीजन वी विल प्रमोट मिनरल एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन ऑल। लेकिन क्योंकि ये सब आइलैंड कंट्रीज है तो मेजरली एक्सकवेशन ये सी में करती है, सी बेड्स पे करती है, तो सस्टेनेबल वे के अंदर हो कि मरीन रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहे और मिनरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहे, उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट अनाउंस किया। फिर याद रखना है कि इन्होंने एक AI सेफ नाम का, एशियन AI सेफ नाम का इनिशिएटिव बनाया है, नाम रखा है एशियन इंडिया सेफ्टी नेटवर्क। ये क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI की बात करता है कि वी विल प्रमोट रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं तो पता लगा कि टर्मिनेटर जैसी चीज़ एक्चुअल में हो गई है ना, हमने बनाया था AI हमारी हेल्प के लिए, लेकिन नाउ AI इज रूलिंग अस। ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक्सेस टू द AI सबका होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि अ पर्टिकुलर कंट्री इज देयर जो लीड कर रहा है AI में और नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली। हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो हाई इनकम कंट्री हो, लो इनकम कंट्री हो या मिडिल इनकम कंट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उसने रीट्रीट किया। इसके अलावा जो एशियन चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी अपग्रेड किया है। 2002 में साइन हुआ था, 2010 में इफेक्टिव हुआ था, इसको उन्होंने अपग्रेड किया है। और एक नया कप बनाया है, नया गेम विद द हेल्प ऑफ एशियन फॉर दिस इंटायर एशियन रीजन, फीफा के साथ मिलकर के फीफा एशियन कप। अब ये होगा कब ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है फीफा एशियन कप, जो एक रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट होगा जिसमें ओनली एशियन के मेंबर रहेंगे ना, ये याद रखेंगे हम। फिर ये तिमोर लास्ट वाला पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद इंडिया एशियन समिट भी हुआ था, तो हमने 2-4 पर्टिकुलर ईयर्स को इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया। 2025 एज एन ईयर ऑफ टूरिज्म एंड 2026 एज एन ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, कि इस ईयर के अंदर तो हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और नेक्स्ट पर्टिकुलर टर्म के अंदर हम मैरीटाइम में एक दूसरे को कॉपरेट, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो, एंड हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो द ट्रेड थ्रू दीज पर्टिकुलर रूट्स एंड ऑल, इस सबको प्रमोट करेंगे, है ना, ये याद रखना है। फिर एक और अनाउंसमेंट हुआ कि ईस्ट एशिया समिट का जो मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल होगा वो इस बार लोथल गुजरात के अंदर होगा, है ना। ईस्ट एशिया समिट का जो मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल रहेगा वो कहाँ होगा, लोथल गुजरात के अंदर। लोथल इज IBC साइट, है ना, इंडस वैली का ये साइट है। यहाँ पर हम बना रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, जिसमें इंडिया की जो मरीन हिस्ट्री है उन सब का एक तरह से म्यूजियम समझ लो, वहीं पर ये हमारा होल्ड होगा। फिर कहा है कि प्रपोजल दिए, बनाया नहीं है, प्रपोजल दिए, याद करना है कि सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज़ बनेगा कहाँ, नालंदा बिहार के अंदर। अगर किसी को आइडिया हो तो क्विकली बता दो कि नालंदा जो है हमारा वो किसने डेवलप किया था, किसने एस्टेब्लिश किया था और किसने डिस्ट्रॉय किया था, फटाफट से लिख दो इन द कमेंट सेक्शन। और फिर कहा कि जो एशिया इंडिया की जो डिफेंस लेवल की मीटिंग है, मीटिंग नंबर 2, वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है ना, तो इसको गो थ्रू कर लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे लिए। फिर ये एशियान की हिस्ट्री है, इसको आप कवर कर लेना, हमने डिस्कस कर लिए, ईस्ट एशियन का पार्ट है।
फिर साथ में एक G2 की मीटिंग भी हुई। G2 की जब भी बात करते हैं तो G2 इज अबाउट यूएस एंड चाइना ओनली, कि यूएस और चाइना जब भी मीट करते हैं तो वर्ल्ड की टू ग्लोबल पावर्स आर मीटिंग बायलैटरली, तो उसको एक नया नाम दे दिया, दैट इज G2। तो वो मीटिंग अभी हुई थी रिसेंटली बुसान के अंदर, है ना, याद रखना, साउथ कोरिया के अंदर बुसान के अंदर हुई थी। हाँ, अगर वो बुसान में भी प्लेस पूछ ले तो नाम याद रखना, ग्योंजू। ग्योंजू उस प्लेस का नाम है ना, जहाँ ये मीटिंग हुआ था। तो बुसान आ जाए, ग्योंजू आ जाए, साउथ कोरिया आ जाए, किसी भी फॉर्मेट में आपको याद करना है। बस याद ये रखना ये मीटिंग कहाँ हुआ, है ना, एपेक की, क्योंकि सबमिट हुई है तो एपेक के फैक्ट याद करना है ना, सेक्रेटेड कहाँ है, कितने मेंबर हैं, ऑल ये सब चीज़ें कवर करनी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है, ये याद रखना है। एंड G2 समिट की जब बात करते हैं तो G2 जगह कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस एंड चाइना के रेस्पेक्ट में रहता है, ये आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो बायलैटरल मीटिंग है, इसको G2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये मोर देन इनफ है आपके लिए। इसके अलावा फिर एशियान के फैक्ट्स हैं, वो तो आप गो थ्रू कर ही लोगे, है ना, और ऊपर भी लिखे हुए हैं, इसमें भी मेंशन है, तो आराम से हो जाएगा ये पार्ट। तो फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास में, टॉपिक नंबर 5 आई थिंक सो, ये है टीबी रिपोर्ट। तो देखो टीबी रिपोर्ट का कुछ डेटा है वो हमको याद रखना, और कुछ स्टैटिक के फैक्ट्स है वो गो थ्रू करना है। तो टीबी रिपोर्ट जो है वो रिलीज कौन करता है, तो WHO रिलीज करता है। तो नाम याद रखेंगे एक तो, ये कौन रिलीज करता है टीबी रिपोर्ट को। और उसने ये कहा है कि वर्ल्ड में जितने भी टॉप इन्फेक्शंस की वजह से जो किलिंग होती है, डेथ होती है, उसमें नंबर 1 पे कौन है, टीबी है, इन्फेक्शन के कारण। कि कोई आपको ऐसा डिजीज हुआ जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से हुआ, उसमें नंबर 1 पे कौन है, टीबी है। और टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो March 24 को। किसने डिस्कवर किया था ये, तो मार्क्स कॉच नहीं है, रॉबर्ट कॉच है। वो मार्क्स एक सेंटेंस के साथ पढ़ो कि दिस पर्टिकुलर डे मार्क्स द डिस्कवरी बाय द कोच। तो रॉबर्ट कोच इज द नेम ऑफ अ पर्सन जिसने इसी डे पर 24 मार्च को डिस्कवर किया था कि द कॉज ऑफ द टीबी इज अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस वजह से 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं टीबी डे। ये इस बार की थीम थी, है ना। अब रिपोर्ट के की पॉइंटर्स क्या है ये लिख लो फटाफट से, ताकि चीजें हमको याद हो जाए। तो ग्लोबली 30 हाई बर्डन कंट्रीज आर देयर, जहां वर्ल्ड के 87% ऑफ टीबी केसेस हैं। मतलब 30 ऐसी कंट्रीज है जहां पर 87% ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं टीबी के हमारे। ये इन्होंने शो किया, इसलिए नाम दिया हाई बर्डन कंट्रीज, कि वो कंट्रीज जहां पर ये टीबी के केसेस टू मच, अगर यहाँ रिजॉल्व कर ले तो वर्ल्ड में टीबी का नंबर बहुत डाउन आ जाएगा। और वो उसमें भी वर्ल्ड में हाईएस्ट कहाँ है, तो इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड के 25% यानी 1/4 जो टीबी के केसेस है वो इंडिया के अंदर है। फिर आता है टीबी डेथ और इंसिडेंट, यानी कितने लोगों को टीबी हुआ और कितने लोगों को डेथ हुई, रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो रिलेटेड। तो ये रिड्यूस हुआ है बाय 12%, है ना, ये याद रखना है आपको। एंड इंडिया के अंदर ये 21% तक रिड्यूस हुआ है। ग्लोबल एवरेज इज 12%, इंडिया के केस में 21%। और ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ पर ज्यादा है, बट नंबर ऑफ केसेस जो रिड्यूस हुए हैं, इंसिडेंसेस रिड्यूस हुए, वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा है, 21%, ठीक है ना। फिर डेथ 29% से डिक्लाइन किए। इंडिया में परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, नंबर्स अवेलेबल है। टारगेट वाज 2025 तक 3 पर्सन्स पर लाख पॉपुलेशन, लेकिन चलो अभी बहुत दूर है टारगेट से। 21% जो है पर्सन आर देयर जिसको टीबी की वजह से डेथ हुई है पर लाख पॉपुलेशन में इन 2024, ये उन्होंने मेंशन किया। अब कंट्री को रिमूव करके अगर रीजन की बात करें, किस रीजन के अंदर ये हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक में है, उसके बाद अफ्रीका के अंदर है। इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री की बात करें, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया के बाद जो है कौन कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया है एंड फिलीपींस है, और दोनों ही कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की है ना, ये याद रखना। वर्ल्ड में इंडिया के बाद कौन लीड करता है, साउथ ईस्ट एशिया की 2 कंट्रीज करती है। ये टीबी के वाला पर्टिकुलर पार्ट है, ये तो आप इजीली कवर कर लोगे। एक टर्म आपको कंफ्यूज जरूर कर सकती है, दैट इज MDR टीबी। अभी MDR टीबी क्या होता है, तो जैसा नाम है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, यही हमारा इसका मीनिंग भी है। होता क्या, टीबी के मार्केट में अवेलेबल 2-3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, जो मेडिकेशन अवेलेबल है, जो लेकर के यू कैन गेट राइड ऑफ दैट पर्टिकुलर टीबी इशू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीबी एक इन्फेक्शन डिजीज है, और नॉर्मली हमको लगता है कफ एंड कोल्ड वाला पर्टिकुलर पार्ट है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ईजिली हो जाएगा। लेकिन कंसर्न ये है कि बहुत लेट पता लगता है किसी को, क्योंकि वो कफ एंड कोल्ड करके इग्नोर कर देता है, तो फिर बहुत लेट आइडिया होता है कि आपको टीबी हुआ है। जल्दी आइडिया हो जाए तो भी कोई कंसर्न नहीं है, वो भी लॉन्ग ट्रीटमेंट ही चलता है। लेट होता है तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है, हाई डोजेज लेनी पड़ती है। अब बैक्टीरियल डिजीज हुआ है तो आपको ऑब्वियसली एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी,
है ना, एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक टू मच टाइम पीरियड तक कंज्यूम होता है और हाई डोजेज मिलती है। अब होता क्या है कि वैन आप अपनी बॉडी के अंदर किस तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ डिजीज हो गया तो बॉडी खुद भी उसको काउंटर करने की ट्राई करती है अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू, और वो अगर नहीं होता तो हम एंटीबायोटिक के थ्रू करते हैं, बॉडी को कैपेबल बनाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा आपने एंटीबायोटिक दे दी कि बॉडी ने खुद ने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना दी, बॉडी ने खुद ही बना दी एंटीबॉडी के अगेंस्ट ही। तो हुआ क्या, एंटीबॉडी एक्चुअल में क्या होता है, वो डेड वायरस ही तो होता है, डेड पर्टिकुलर बैक्टीरिया तो होता है, उसी का तो स्ट्रेन है। तो ताकि हमने बॉडी को अवेयर कर दिया कि देखो नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरह का वायरस आएगा तो फिर उसके लिए क्या करना है ना। यही होता है हमारे वायरल डिजीज इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जो भी पर्टिकुलर जहाँ कोविड वाला पर्टिकुलर पार्ट हो। तो बॉडी जब टू मच टाइम तक लॉन्गर ड्यूरेशन तक हाई डोजेज ऑफ एंटीबॉडीज लेती है तो वो खुद ही रेजिस्टेंस बना लेती है उन 3-4 मेडिसिन के अगेंस्ट। अब आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक ही नहीं हो रहे हो, इसलिए फिर कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जब इस तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए विद इन द बॉडी, उसको कहते हैं MDR-TB कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। वी डोंट नो कौन सी चीज़ वर्क करेगी। अब तो हिट एंड ट्रायल कर लो 2-4 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से। तो ये डेडलीस्ट रीजन है, क्योंकि आइडिया ही नहीं है जो डॉक्टर को कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस मेडिसिन से होगा, तो वो हिट एंड ट्रायल करता है, सर लेके देख लो बाई चांस ठीक हो जाओ। और यही डेथ का सबसे बड़ा हमारा शेयर है, ये वाला टीबी ही मेजर रीजन है वर्ल्ड के अंदर डेथ का। फिर एंड टीबी स्ट्रेटेजी थी WHO की, जिसके कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स थे 2025 तक ये करना था, लेकिन हमने इन्हीं को अचीव किया है। तो 2025 के टारगेट भी याद रखना है और अभी के भी याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, बाई चांस लिए पूछ ले हमसे। उसके बाद इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग द टीबी एलिमिनेशन। तो एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्लान फॉर द टीबी एलिमिनेशन है, जिसका रोड मैप था कि इंसिडेंसेस में 80% तक रिडक्शन करेंगे और मोर्टेलिटी रेट के अंदर 90% तक रिडक्शन करेंगे एंड जीरो कर देंगे 2030 तक, है ना। ये 2025 का ही टारगेट था, लेकिन जीरो कर देंगे 2030 तक। यही सेम टारगेट है WHO के भी अंडर एंड-टीबी स्ट्रेटजी, लेकिन वो 2030 तक है ना। तो हम 5 ईयर अहेड है और जीरो करने में भी 5 ईयर अहेड है ना, ये याद रखना है। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। 90% रिडक्शन की बात कर रहे हो तो 2025 है जो 5 ईयर अहेड है, क्योंकि WHO का 90% रिडक्शन 2030 तक आता है, लेकिन जीरो की जब बात करते हैं तो WHO 2035 की बात करता है और हम जीरो की बात करते हैं 2030 तक। वहां भी 5 ईयर है, लेकिन पूछ क्या रहा है उसका अकॉर्डिंग याद रखना है ना, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। फिर एक निक्षय पोषण योजना, इसको मॉक में भी पूछा है कई बार हमने पहले। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जब कि टीबी होता है ना, तो टीबी डिजीज ऐसा है कि वो स्प्रेड होता है ना, थ्रू नॉर्मल अगर डिस्कशन कर रहे हैं थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से वो पर्सन बहुत आइसोलेटेड रहता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो सकती, वो कोई काम वगैरह जॉब वगैरह नहीं कर सकता। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है कि भैया अब हम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से रिड्यूस करें, एक्सपेंडिचर को हैंडल करें। तो गवर्नमेंट इज गिविंग 1000 रुपीज़ पर मंथ थ्रू ऑल टीबी पेशेंट्स अंडर दिस स्कीम, है ना। अगर उसको लगे कि भाई अगर रिक्वायर्ड है टीबी हो गया तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो, ये याद रखना है। फिर ये टीबी के कुछ टेस्ट है, इसको गो थ्रू कर लेना, नाम याद रख लेना कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सब लेटेस्ट टेस्ट है टीबी के, वो कवर करना है। ये WHO वाले इनिशिएटिव्स है ना, इसको गो थ्रू कर लेना है। बस यही पॉइंटर्स है जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे ना। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, अगला क्या पार्ट है हमारा, ओके, UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो देखो UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जो वाला पार्ट है हमारा, ये फैब की क्लैट स्पेस के अंदर भी है। साइबर क्राइम अगर टू मच होते हैं, है ना, मालवेयर हो गया, बॉटनेट हो गया, फिशिंग हो गया, है ना, इस रैंसमवेयर वगैरह इस तरह की चीज़ें हो गई जिसके अंदर वायरस के थ्रू आपका डेटा स्टील भी हो सकता है और आपको रैंसम अगर भी मांग सकते हैं, आपका डेटा जो है वो लॉक भी हो जाएगा, आप कुछ यूज़ नहीं कर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज तो AI आ गया तो उसके बाद तो चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो क्राइम्स जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। लेकिन कंसर्न ये है कि देखो साइबर क्राइम में अफेक्टेड पर्सन कहीं और होता है और करने वाला कहीं और बैठा होता है। भाई किसी का मर्डर कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि ठीक है, जहाँ क्राइम हुआ वो विद इन द जुरिडिक्शन है, यहीं पर हुआ होगा, तो वो पास वाला पुलिस थाना उसको हैंडल करेगा और सस्पेक्ट भी वहीं कहीं आसपास ही होगा, उसको पकड़ लेंगे। हद से वो कंट्री छोड़ के भाग जाएगा तो देर आर लॉज अवेलेबल जिसको थ्रू चीज़ हैंडल कर लेंगे। लेकिन साइबर क्राइम में पर्सन कहीं और बैठा है, क्राइम किसी और के साथ हो रहा है और अब इसको रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉपर लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंसर्न ये है कि अब इसको हैंडल कैसे करें। तो इसीलिए वर्ल्ड में एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी UN लेकर आया था
कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को एज क्राइम रिकॉग्नाइज करना और यूनिफॉर्मली रिकॉग्नाइज करना। ऐसा नहीं हो कि एक कंट्री तो अलाउ कर रही है, दूसरी कंट्री अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि अगर अफेक्टेड पर्सन कहीं और कंट्री में है और जो क्राइम कर रहा है वो किसी और कंट्री में बैठा है, तो आप अरेस्ट कैसे करोगे। तो इसलिए यूएन लेकर आया ये फैब मंथ के अंदर साइबर क्राइम का ट्रीटी। उस समय इफेक्टिव नहीं हुआ था बिकॉज रेटिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड मिनिमम 40 मेंबर्स का, कि 40 यूएन मेंबर अगर उसको रेटिफाई कर देते हैं तो फिर इफेक्टिव करेंगे। और वो मीटिंग होने वाली थी दिस पर्टिकुलर मंथ नवंबर के अंदर, प्रीवियस वाले मंथ के अंदर जो हुई हमारी ऑब्वियसली हनोई वियतनाम के अंदर, और 72 मेंबर ने रेटिफाई कर दिया। सो नाउ वी विल डिस्कस द की प्रोविजंस, ताकि जो है इसके की पॉइंटर्स क्या है वो आइडिया हो जाए। तो आपको याद रखना है ये 90 डेज आफ्टर इम्प्लीमेंट होगी। अब रेटिफिकेशन हो गया है तो 90 डेज आफ्टर, मतलब नवंबर दिसंबर जैन के अंदर ये हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलहाल इसका खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये वियना से ऑपरेट करेगा, ऑस्ट्रिया से ऑपरेट करेगा। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड जो क्राइम है वहाँ से ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इसके की फीचर्स क्विकली कवर कर लेते हैं, क्या क्या की पॉइंटर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के इन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए हैं इसके अंदर, कि कलेक्शन कैसे होगा, है ना, शेयरिंग कैसे होगी, वो कब किस सिचुएशन में वी विल एडमिसिबल बनाएंगे उसको, क्या वी विल एक्सेप्ट दोज पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया सो दैट कोई कंट्री डिनाई नहीं कर सके कि नहीं ये तो टेम्परिंग हुआ है, ये मेथड सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है ना, तो वो नहीं कर सके। फिर सारे सीरियस क्राइम्स को इसके अंदर ऐड किया है, साइबर क्राइम वगैरह नहीं, सब कुछ तरह का जो भी क्राइम जहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हो सकता है उसको इन्होंने ऐड किया है। साइबर क्राइम को इन्होंने एक ऑफेंस बनाया है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ साइबर ऑफेंसेस, चाहे फिर वो साइबर डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ हो या नॉर्मल क्राइम किया हो, लेकिन उसमें भी आपने जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो पूरी तरह से डिजिटल फ्रेमवर्क के थ्रू हुआ हो, और या फिर किसी कोई आप नॉर्मल क्राइम किया लाइक ट्रैफिकिंग एंड ऑल, लेकिन उसमें ऑनलाइन मीडियम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो वो भी इसके अंदर अनेबल है ना, ये याद रखना है आपको। फिर एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा 24/7 जहाँ डेटा शेयरिंग होगी, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, डेटा शेयर करना विद ईच अदर, ताकि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो सके। तो इस तरह का एक परमानेंट सेटअप बनेगा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, और हर कंट्री के साथ वो डेटा शेयर होगा। फिर ये तो हुआ ट्रीटी के बारे में पार्ट। अब ट्रीटी से पहले भी तो हर कंट्री का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वगैरह तो होगा ही होगा, तो हमारा भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो एग्जिस्ट करता है उनके नाम याद रखना। तो इंडिया में जो अपेक्स बॉडी है जो इससे डील करती है वो सर्टेन है ना, सर्टेन फुल फॉर्म याद रखनी, देखो इन एंड में आता है लेकिन फुल फॉर्म में इंडियन से स्टार्ट होता है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसकी फुल फॉर्म है। ये अपेक्स बॉडी इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इंसिडेंसेस वगैरह होते हैं उसको कैसे डील करना है, अलर्ट करना है, ये सब प्रोवाइड करती है। सिमिलरली, क्योंकि देखो साइबर क्राइम किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज आर देयर, बट सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना इज नेसेसरी। तो एक ऐसा पर्टिकुलर नेटवर्क जो सारे लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, वो है हमारा I4C। फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C रिस्पॉन्सिबल है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक दूसरे से कनेक्टेड रखे, सो दैट वी कैन शेयर डेटा विद ईच अदर, है ना। अगर इस तरह की कोई इंसिडेंसेस होते हैं तो वी कैन शेयर द डेटा विद ईच अदर। फिर कुछ इंफ्रा ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, शेयर मार्केट, हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड वगैरह। तो साइबर क्राइम क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो हैकर्स जो है इनको भी हैक करते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एम्स का सर्वर हैक कर दिया था, तो बहुत दिन तक एम्स जो है हमारा वो पूरा इंटायर जो सिस्टम था वो नहीं रन कर पाए, और बहुत सारा जो डेटा था वो भी उनके पास अवेलेबल था। तो इसके लिए अलग से एक सेंटर बनाया ताकि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास को प्रोटेक्ट कर सके, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये न्यू दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर एक फॉरेंसिक लैब भी है हमारे यहाँ पर, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब, जहाँ इस तरह के जो एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे उनको वो प्रॉपरली मैनेज करेंगे, और उसको एविडेंस कलेक्ट करके फिर आगे किस तरह से लीड मिल सकता है वो देखेंगे, वो हैदराबाद में है। फिर कॉलिंग नेम रिप्रेजेंटेशन, आजकल आपने फ़ोन में भी देखा होगा, फ़ोन कोई ऐसा मतलब साइबर क्राइम या फ्रॉडेंट वगैरह कॉल आने होते हैं, तो उसमें कंपनी का खुद का अलर्ट आता है कि इस कॉल को ना उठाए, है ना, खुद अलर्ट करता है। और फिर जब आप पिक कर लेते हो उसके बाद भी, तो वो कहता है हम इस जगह से बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले बोल रहे हैं ना, लोन लेना है क्या, आपका ये जॉब ऑफर है, इस तरह की चीज़ें आती है। तो ये कॉलिंग नेम वाला पर्टिकुलर पार्ट आ गया था कि आपको नेम, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको नेम डिस्प्ले करना पड़ेगा कॉलर का। तो आजकल इस तरह की चीज़ें होती है, आता है नेम, है ना, तो ये इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा
एक सेंटर बनाया हमने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, जहाँ सारे ऑनलाइन क्राइम जो फाइनेंशियल रिलेटेड रहेंगे उनका डेटा अवेलेबल रहेगा। फिर एक साइबर कमांडो बनाया कि जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, स्टेट यूनियन टेरेटरी कहीं पर भी, उनके पर्सनल्स को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि वो साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ों से डील कर सके इजीली और उसको मैनेज कर सके। उसको ट्रेन करेगा आईआईटी कानपुर, है ना। ये नेशनल इनिशिएटिव्स हो गए। फिर हमारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, बुडापेस्ट कन्वेंशन फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी था, एंड एक्चुअल नेम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 का। बुडापेस्ट में हुई थी इसीलिए बुडापेस्ट कन्वेंशन कहते हैं इसको। लेकिन डिफरेंस इज ये इंटरनेशनल फर्स्ट है, लेकिन हमारा फर्स्ट लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, याद रखना, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो ये साइबर क्राइम वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, आईएसए का मीट हुआ, 8th आईएसए का मीटिंग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मीटिंग हुआ हमारा, ये इंडिया के अंदर हुआ। तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, ये आइडिया ऑफ इंडिया एंड फ्रांस है। सीओपी हुई थी हमारी, सीओपी नंबर 15 2021, सीओपी नंबर 21 2015 के अंदर। वहाँ इंडिया और फ्रांस ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था कि देखो, जो ट्रॉपिक्स की कंट्रीज़ है वहाँ, वो सोलर रिच कंट्री है, वहाँ पर सन की लाइट बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए अवेलेबल रहती है इन इंटायर ईयर, और लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी रहती है। तो दिस इज़ वाई इफ़ वी वांट टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें भी मेजरली हमारा सोलर एनर्जी, तो ट्रॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को जिस भी तरह की एड रिक्वायर्ड है, मेजरली फाइनेंशियल रिक्वायर्ड रहती है ना, वो हम प्रोवाइड करेंगे विद फिक्स टारगेट ऑफ अचीविंग अ फ्यू नंबर थ्रू दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल। ये उन्होंने अनाउंस किया था। ये आइडिया वर्क किया, और उसके बाद ये रेगुलर मीटिंग भी करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कि भाई हमने अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है। तो उसकी 8th मीटिंग हुई थी रिसेंटली, और वो 8th मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ये इसकी थीम थी इस बार की, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये आइडिया ऑफ इंडिया था, 2018 में इंडिया ने आइडिया दिया था कि जिससे ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कंट्री इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ लार्ज क्वांटिटी बना रही है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, और कुछ इतना बना ही नहीं रही है कि उसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। तो क्यों नहीं हम वर्ल्ड की सारी ग्रिड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लें। भाई इंडिया में भी तो एक सेंट्रल ग्रिड है, फिर हर रीजन के लिए एक्स्ट्रा ग्रिड अवेलेबल है सेपरेटली। फिर जिसके पास भी सरप्लस होता है वो सेंट्रल ग्रिड को देता है, कभी सेंट्रल ग्रिड के पास सरप्लस हो जाए तो वो डेफिसिट वाले को दे देता है। तो इन दैट केस सारी ही वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है उन सबको कनेक्ट कर दो, और एक ट्रांस नेशनल ग्रिड बना दो। जिस कंट्री के पास सरप्लस है वो डेफिसिट वाली कंट्री को प्रोवाइड कर दे, तो कोई खास कंसर्न ही नहीं है। ये आइडिया 2018 में इंडिया ने दिया था, लेकिन इंप्लीमेंट 18 में नहीं हुआ, इंप्लीमेंट हुआ था COP 26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके के अंदर हुई थी 2021 में। वहाँ इंडिया और यूके ने इसको प्रपोज किया था। इस बार की थीम ही ये इनिशिएटिव है हमारा। चेयर किसने किया, तो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने, और क्योंकि फ्रांस भी इसके अंदर इन्वॉल्व था तो फ्रांस का भी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर था, ये याद रखना है। इस बार उन्होंने क्या अनाउंस किया, तो एक सनराइज इनिशिएटिव अनाउंस किया, फुल फॉर्म याद रखनी है, सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। क्या होता है ये, कि देखो सर, जो सोलार पैनल्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। वो क्रिटिकल मिनरल इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं, नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। तो क्यों नहीं जो वेस्ट मटेरियल है उससे रिसाइकल करके एटलीस्ट वो क्रिटिकल मिनरल जो है वो हम रिकवर करें, और अपने इंपोर्ट्स के बिल को थोड़ा रिड्यूस करें। ऐसी ही एक स्कीम एग्जिस्ट करती है अक्टूबर की ग्लैड एक्सप्रेस में, जो नेशनल स्कीम थी, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। उसी चीज़ को हमने ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया है फॉर दोज पर्टिकुलर कंट्री जिनके पास इतनी क्वांटिटी में तो क्रिटिकल मिनरल नहीं अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि वो सोलार रिच है तो सोलार पैनल्स अवेलेबल है उनके पास में। तो वो मशीनरी जब एंड हो जाती है, खत्म हो गया, उसका यूज़ अब नहीं हो सकता, तो हम उसी रिटायर्ड पैनल या बैटरी वगैरह से जितना मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट करें, एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें। हमारे इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाएंगे, पैसा बचेगा, तो हम आगे उसका कुछ और एक्सपेंशन, कुछ और यूज़ कर पाएंगे। ये सनराइज इनिशिएटिव इन्होंने अनाउंस किया है ना, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो सेड कंट्रीज होती है, यानी कि हमारा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज, उनका मेजर कंसर्न इज कि देखो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी सारी है नहीं, बिकॉज इंडस्ट्रीज टू मच नहीं है ही, क्वांटिटी में लेस, एरिया में लेस, और हमारा पॉपुलेशन में भी लेस।
तो इंडस्ट्री बना भी दे तो लिमिटेड तो उन मार्केट अवेलेबल है, तो वो फिशरीज पे, क्योंकि आइलैंड कंट्रीज है, फिशरी पे, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब वो इससे दो काम कर सकते हैं, या तो खुद को सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं या इन्वायरमेंटल मिटिगेशन का काम कर सकते हैं, तो उनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है। तो ISA ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग से एक एग्रीमेंट साइन किया है, नाम रखा है सिट्स सोलार प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये याद रखना है। फिर एक सेंटर बनेगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इंडिया में बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वी हैव नो आइडिया, क्योंकि इंडिया को सिलिकॉन वैली फॉर सोलार कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे सोलार पैनल और वी आर फास्ट मूविंग कंट्री इन दिस फील्ड, तो इसीलिए हमने कहा कि एक हम सेंटर बनाएंगे इंडिया के अंदर, लेकिन कहाँ अभी तक प्लेस अनाउंस नहीं किया है। वैसा ही एक AI अकेडमी भी, सॉरी हमारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस अकेडमी भी बनेगी, जिसके अंदर AI ड्रिवन कोर्सेज वगैरह अवेलेबल रहेंगे, जो वर्ल्ड को हम सिखाएंगे किस फील्ड में किस तरह से हम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ये भी इंडिया में बनेगा, बट कहाँ अभी आइडिया नहीं है ना, इन्होंने अनाउंस नहीं किया कहाँ बनेगा, तो ये याद रखना है आपको। फिर इसके अलावा जो इनिशिएटिव है वो सोलार वाला पर्टिकुलर पार्ट है, तो वो तो हमको याद ही होना चाहिए ऑब्वियसली। इंटरनेशनल सोलार अलायंस मैंने बता दिया है क्या है, कैसे वर्क करता है, आई थिंक सो ये तो क्लियर ही होगा सबको। ये कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है अदर देन दिस इनिशिएटिव। एक है हमारा ग्लोबल सोलार फैसिलिटी, ये इजिप्ट के अंदर अनाउंस हुआ था 2022 COP नंबर 27 के अंदर, जहां हमने कहा था कि सोलार रिस्क जो है, सोलार पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना आप एक कंसर्निंग पार्ट है, क्योंकि आप अगर पेमेंट करते हो, लोन लेते हो और यू आर नॉट एबल टू रीपे इट, तो बैंक्स वगैरह लोन देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उनका वो NPA बन जाएगा, इसीलिए भी करेंगे। तो हमने एक ग्लोबल लेवल पे एक पेमेंट गारंटी स्कीम बनाई कि कोई बात नहीं, सोलार में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच, तो वो रीपेमेंट जो है ये ग्लोबल अथॉरिटी करेगी, जिसमें हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा फंड रहेगा। ये अनाउंस किया था इन्होंने, ये याद रखना है। फिर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सोलार एक्स स्टार्टअप चैलेंज अनाउंस किया था। फिर इंजीनियर्स हैं और इन सबको ट्रेन करने के लिए स्टार सी प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, है ना, फुल फॉर्म याद रखनी है। वन सन वन वर्ल्ड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। और वर्ल्ड में ग्लोबिंग जो फ्लोटिंग है, जैसे वाटर बॉडीज होती है, तो वाटर बॉडीज भी तो हीट उन पर भी तो आ ही रही है, और वो तो ऑब्जर्व भी लार्ज क्वांटिटी में करती है, और प्रॉपर एरिया है वहाँ पर हमारे पास फुल्ली अवेलेबल, तो वहाँ भी तो हम उस पर्टिकुलर प्लेस को भी तो यूज़ कर सकते हैं वाटर बॉडी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल बना करके। तो ये वर्ल्ड का आइडिया था। फिर हमारे यहाँ पर भी इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी हमारे यहाँ पर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो कहाँ है एक बार फटाफट से बता दो, है ना, कमेंट सेक्शन में। और ये इंडिया की कुछ स्कीम है रिगार्डिंग द सोलार जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल, ये एक बार गो थ्रू कर लेनी है। सारी पढ़ी हुई हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा, ये इजीली कवर कर सकते हो। ये वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आती है, यहाँ मैंने ऐड कर दी है शॉर्ट में, ताकि आप उसको एक बार गो थ्रू करके इंडिया का क्या प्लेस है वो कवर कर लो। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, अब ये मत कहना सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एलिड भी पूछ सकता है और क्लैड भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों मिक्सर लिख रखा है, ये एक बार गो थ्रू कर लेना है ना। फिर जो आई थिंक सो लास्ट टॉपिक है अब हमारा, दैट इज़ इंटायरली फैक्चुअल। तो क्रिकेट में तो अब क्या ही समझाया जाए, है ना, वो तो आपको फैक्चुअली कवर करना है, तो वो तो याद ही करना है आपको, है ना। क्रिकेट वाला पड़ेगा पार्ट है, वो तो लर्न करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार गो थ्रू कर लेना, सैम्पल पेपर के अंदर भी आया है, तो चांसेस है कि उसके ऊपर पूछ सकते हैं। नो कॉन्सेप्ट्स आर देयर, तो डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है ना, आपको बस वो फैक्ट है जो कवर करना है। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना अपने एंड पे, और डाउट वगैरह आ जाए किसी को कि सर ये क्रिकेट वाले पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई थिंक सो सबके पास क्लैड एक्सप्रेस अवेलेबल है, तो कोई एक्सेस की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमारे पास ये टॉपिक कैसे कवर करने का सोर्स नहीं है ना, तो ये आप गो थ्रू कर लेना। दीज आर ओनली फैक्ट्स, आराम से हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, टू मच फैक्ट्स आर देयर, तो अब तक तो कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो जल्दी जल्दी कवर कर लेना। इसके बाद हमारा मिसलेनियस एंड न्यूज शॉर्ट रहता है, वो आप गो थ्रू कर ही लेंगे। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लैड एक्सप्रेस के वन शॉट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।